हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये एलन की एनसीआर है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नीट में पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो होप आई यू लाइक दिस एंड लेट स्टार्ट दिस सेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करो। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक एंड डिराइव फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। जो ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, जो इनडायरेक्टली क्या करते हैं, जो इस हम लोग फूड खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हुआ या कुछ भी हुआ, ग्लूकोज हुआ, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे क्या हमें मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे न्यूट्रिएंट और हमें एनर्जी मिलेगी उससे। गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, जब रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा ना, तो उसमें क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा और O2 इनहेल होगा। ठीक है, जो ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें CO2 बाहर निकलता है, O2 अंदर लेते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड। देखो, जब O2 को बाहर एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं सेल से, तो उस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं। मैकेनिज्म ब्रीदिंग वेराई अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि उनमें रेस्पिरेशन किस तरह से होगा। नेक्स्ट, एक बात बता दूं, जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है वो दोनों में अंतर है। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग में सिर्फ O2 एंड बाहर करते हैं, O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में जो है, इसमें ATP भी रिलीज होती है। ठीक है, क्या इसमें O2 अंदर भी लेंगे, CO2 बाहर होगी और ATP भी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। जब जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन होगा तो उसमें क्या होगा, स्पॉन्जस, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म होगा। गिल्स, गिल्स में किस तरह होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क ऑफ फिशेज में होता है। ठीक है, मॉइस्ट क्योटिकल अर्थवर्म में होता है। ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट में होगा एंड वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज लंग्स, उसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल्स में होने वाले हैं। ठीक है, और एम्फीबियंस में भी होते हैं लंग्स। नेक्स्ट, एम्फीबियन स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो, हमने डाइजेशन चैप्टर में ही देखा था कि फेरेंस कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ, ग्लॉटिस क्या करता है, कहाँ ओपन होता है, लैरिंग्स में होता है। उसकी ग्लॉटिस की ओपनिंग को बंद किया जाता है जब हम फूड को स्वॉलोइंग करते हैं। ठीक है, जिससे फूड अरे हमारे एयर पैसेज में ना आए। स्ट्रक्चर विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन मेड अप ऑफ, देखो साउंड प्रोडक्शन में लैरिंग्स रहता है। ठीक है, वो किससे बनाता है, कार्टिलेज का बना होता है। ड्यूरिंग swallowing glottis can be covered by thick fibrous cartilaginous flap called epiglottis। देखो, ये सही था लेकिन ये थीन था ना कि थिक, इसलिए इसकी वजह से ये रॉन्ग हुआ है। Origin of right and left primary bronchi occur at the level of T5, या ट्रू। देखो, जब कैसे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, पहले यहाँ से नोस्ट्रिल से स्टार्ट होता है। नोस्ट्रिल से वो जाएगा नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग से लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग से ट्रकिया में जाएगा, हाँ, ट्रकिया से ब्रोंकाई में जाएगा,
जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर इसके बाद वो टर्मिनल, फिर ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकियोल में जाएगा, फिर ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल को ही हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पूरा प्रोसेस होगा, कैसे O2 कैसे जाता है पूरे हमारी बॉडी में, कैसे सर्कुलेट हो रहा है। Each terminal bronchi give rise to number of very thin irregular walled and vascular bag-like structure called alveoli। जो टर्मिनल ब्रोंकायल है ना, वही लास्ट में एल्वोलाई बनता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग आर प्रेजेंट अप टू इनिशियल ब्रोंकियोल। देखो ये जो होते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकियोल तक ही होते हैं, ब्रोंकाई तक होते हैं। जो ब्रोंकियोल है ना, टर्मिनल ब्रोंकियोल, वहाँ से एब्सेंट हो जाते हैं ये कार्टिलेजिनस रिंग। कंडक्टिंग पार्ट स्टार्ट विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एंड एक्सटेंड अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लूरल फ्लूइड? प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, देखो जो फ्रिक्शन है ना लंग सरफेस में, उसको कम करने का काम करता है, क्योंकि वो उसके बीच में पाया जाता है ना प्लूरल फ्लूइड, तो उससे उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। एक्चुअल साइट ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक इज एक्सटेंड पार्ट। हाँ, एक्चुअल डिफ्यूजन ही होगा ना। बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। नेक्स्ट, ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपीरेशन होता है बाय द एल्वुलर मेम्ब्रेन से। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स carried out by the creating pressure gradient। देखो जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा ना, तो ही जो हमने एयर को इन और आउटसाइड कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि जब प्रेशर कहाँ हाई टू लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है, तो जब जब हमारे एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा और मनी प्रेशर है वो कम होगा, तो प्रेशर का ज़्यादा होने के वजह से आउटसाइड से इनसाइड आएगा ऑक्सीजन। एक्सपीरेशन कब होगा? जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हाई होगा देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय, स्पायरोमीटर ही यूज होता है ना, स्पायरोमीटर से हम यूज करते हैं कि कितना एयर अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है पर मिनट। ये ऑलमोस्ट 12 to 16 होता है, 12 to 16 टाइम पर मिनट। मैच द कॉलम 1 and 2। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? एक बार में हम कितनी सांस अंदर ले रहे हैं या एक बार में कितनी सांस छोड़ रहे हैं, दैट इज 500 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब हमारी कितनी क्षमता बढ़ा के जो एयर आउट कर सकते हैं, दैट मतलब CO2 बाहर निकाल सकते हैं या एयर बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज 1100। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब हम टोटल सांस लेने की जो कैपेसिटी है उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इसमें TV + IRV रहता है, तो क्या बनेगा? आई थिंक ये बनने वाला है, ठीक है, 3 का 6। हाँ, नेक्स्ट वाइटल कैपेसिटी। देखो एकदम जितनी हमारी पूरी क्षमता है सांस लेने की और टोटल क्षमता जितनी हमारी सांस छोड़ने की, एयर छोड़ने की, दैट इज 4200 4200 होएगा, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जो हवा हमारे छाती में रह गया, ठीक है, फंक्शन
1200। हाँ, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, इसमें भी जो हमारा मतलब हवा बची रह गई हमारे चेस्ट में, तो वो और प्लस PRV। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन, सिंपल डिफ्यूजन जो होता है वो कैसे होता है, एक तो सल्यूबल, सिंपल डिफ्यूजन किसका, गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, डिपेंड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। और उस गैस की सल्यूबिलिटी ऑफ गैस जैसे एयर में कितनी है, ब्लड में कितनी है, वो भी डिपेंड करता है। और थिकनेस, जो एल्वुलार मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। नेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है, देखो 3 तरह के मेम्ब्रेन, तो एक एपिथेलियम एल्वुलार, इंडोथेलियम ऑफ एल्वुलार कैपिलरीज, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ये दोनों में पाए जाते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना होता है ओनली ये तीनों से भी बना होता है। इसमें 2 सी, बी और सी इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे थिक बोला है, थिक नहीं थिन रहना चाहिए, क्योंकि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो लेस देन 1 मिलीमीटर के है, तो थिक कहाँ से आएगा। लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 कैरीड आउट इन, जो CO2 है देखो कैसे कैसे कैरीड आउट होता है। पहले वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे कम जाता है, ठीक है, 7%। हाँ, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%, और RBC के फॉर्म में कार्बाइमेनो हीमोग्लोबिन, हाँ, तो उस फॉर्म में 20 to 25%। तो डिजॉल्व स्टेट में सबसे कम गया। हाँ, फैक्टर दोज इंटरवेयर विथ बाइंडिंग ऑफ O2 एंड हीमोग्लोबिन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, O2 को हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग होने में रोकते हैं। फर्स्ट थिंग्स ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, टेम्परेचर, ठीक है, pH, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड होता है, एक राइट शिफ्ट एक लेफ्ट शिफ्ट हमने अभी पढ़ेंगे आगे चल के, सिग्माइड कर्व होता है। फैक्टर विच इज फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, देखो कौन से फैक्टर्स जो फेवरेबल करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए, देखो उसमें लेस होना चाहिए H+, लेस होना चाहिए सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, हाई होना चाहिए, ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए, टेम्परेचर लो होनी चाहिए, ठीक है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड डिलीवर करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस व्हेन, ये कब होगा, एल्वेलाई में या लंग्स में होगा, क्योंकि वहाँ पे O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो है, और H+ का कंसंट्रेशन लो है, टेम्परेचर भी लो है, ठीक है। एट द साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है, ठीक है, ड्यू टू केटाबोलिज्म होती है ना, जिसके वजह से क्या होता है CO2 टिश्यू में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उनको बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है, फिर इसके बाद वो डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट बनाते हैं। जब CO2 RBC या ब्लड में जाएगा तो क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट H2CO O3 बनाएगा, ठीक है।
तो क्या होगा, ये क्यों बनाएगा, क्योंकि इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ना इसका डिसोसिएशन करेंगे H+ एंड HCO3-। ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये वापस प्लाज्मा में चला जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, ऑलरेडी सोडियम पोटेशियम सब रहते हैं, तो वहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो तो वहाँ पे क्या होता है, Cl- जो होता है वहाँ से वो प्लाज्मा से आरबीसी में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या तो हमबर्गर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, यहाँ से HCO3- जाता है और वहाँ से Cl- आता है, तो उसे क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फेनोमेना कहते हैं। Every 100 ml of deoxygenated blood transport how much amount of, देखो 100 ml of deoxygenated blood 4 ml of कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ह्यूमन बीइंग एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम बाय द लेवल ऑफ, हाँ ह्यूमन के पास एबिलिटी होती है टू मेंटेन द रेस्पिरेशन। वो किससे मेंटेन होता है, न्यूरल सिस्टम में। न्यूरल सिस्टम में दो सेंटर पाए जाते हैं, एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दैट इज मेड्यूला में जो प्रेजेंट होते हैं, एक पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं दैट इज न्यूमोनिक सेंटर। देखते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन, एक मॉड्यूलर रीजन में प्रेजेंट है और दूसरा सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, पॉन्स रीजन में, दिस दैट इज न्यूमोटिक सेंटर। Chemosensitive area send signal to make necessary adjustment for respiration to, कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं ये जो सेंटर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास क्या एक एरिया पाए जाते हैं दैट इज कीमोसेंसिटिव एरिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन को एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आए तो। Aortic and carotid artery receptor can recognize the changes in CO2 and H+, इनमें चेंजेस हो जाएगा तो फटाक से पता चल जाएगा। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, हाँ ये ट्रू है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में, सिर्फ CO2 H+ के चेंज होने पे ही क्या होता है, ये सब रिसेप्टर जो स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो फिर इसके बाद क्या होता है, जो सेंटर से हमारे वो एडजस्ट हो जा कर देते हैं उस सिस्टम को। अस्थमा क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, इसमें व्हीजिंग जैसी आवाज़ आती है। ठीक है, एम्फाइसीमा में जो एलुलर वॉल डैमेज हो जाता है, जिससे क्या सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज डिक्रीज। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस या सिलिकोसिस होता है। ठीक है, देख लो आंसर भी। नेक्स्ट, लॉन्ग एक्सपोजर टू डस्ट कैन गिव राइज टू, हाँ जब ज़्यादा डस्ट का एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, सिलिकोसिस होगा, फाइब्रोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ABC हमें बताना है, ये क्या होता है, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलुलर, और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये इंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज ऑफ एलुलाई। देखो ABCDE बताना है। देखो C क्या है, पहले C छोड़ो, A क्या है, 104 है, पार्शियल प्रेशर जो है ये कहाँ पे है, एल्वियुलर में है ना, एल्वियुलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 40 होता है।
फिर इसके बाद क्या होता है, वो वो क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज हो जाता है, ब्लड में। डी क्या हुआ, पल्मोनरी वेन। तो क्या होगा यहाँ पे 95 to 40 होगा, ऑक्सीजन जो होगा 95 होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 40। इसके बाद आया सिस्टमिक आर्टरी। फिर यहाँ पे आया टिश्यू। टिश्यू में भी क्या होगा 40 एंड 45, कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना होगा। तो क्या होगा, फिर वो जाएगा एलुलाई में। एलुलाई में क्या होगा, CO2 क्या होगा, जाएगा अंदर और O2 जाएगा ब्लड में। नेक्स्ट, ABC in given डायग्राम। ये जो है, ये P ये जो है स्टर्नम एंड रिब्स है। देखो ये क्या हो रहा है, ये रिलैक्स्ड हो रहा है, ठीक है। और डायफ्राम ऊपर जा रहा है, ये भी रिलैक्स्ड फॉर्म में है। ये डायफ्राम है, ये स्टर्नम है, रिब्स है, ये थोरैक्स है। तो इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो है रिलैक्स स्टेट में है, जो कनकेव शिफ्ट के हैं, ठीक है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। और जो रिब्स एंड स्टर्नम है अपने ओरिजिनल पोजीशन में है। थोरैक्स का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है। रिलैक्सेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। तब नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 41 क्वेश्चन ही थे, बहुत इजी है, फटाफट कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।